सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज सुबह सोकर उठने वाले पाकिस्तानी उस वक्त खुशगवार हैरत का शिकार हो गए जब इन्हें पता चला कि पाकिस्तान में असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है और इंतखाबात करीब आ गए हैं। हैरत और खुशी की यह खबर पाकिस्तानियों को सर्च इंजन गूगल ने दी, जिसने पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जुमेरात की सुबह एक डूडल जारी किया। इस डूडल में यह तफसील दी गई थी कि 13 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है और इसके बाद 60 दिनों में इंतखाबात होने हैं। कुछ लोगों के ख्याल में गूगल ने नए डूडल ने पाकिस्तान के अवाम को याद दिलाया है, तैयारी कर लें, मुल्क में इस साल इंतखाबात होने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात से ही मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी का खात्मा होगा। मुल्क इस वक्त जिस अफरा तफरी का शिकार है, इसने मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। 40% टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। बाकी सनतों का भी हाल बुरा है। लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देखें तो कहीं से नहीं लगता कि वो एक ऐसे मुल्क के हुक्मरान है जो सियासत से मईशत तक बहरानों में घिरा है। कभी वो तुर्की के सदर को हंसाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं और कभी आज़रबाईजान के सदर के साथ कहकहे लगाते पाकिस्तानियों का दिल जलाते पाए जाते हैं। इन्हीं शाखर्चियों की वजह से 13 जमाती हुकूमत की अहलियत पर अब IMF ने भी सवाल उठा दिए हैं। रही बात इंतखाबात की तो इसके करीब आते ही PDM में भी दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ने गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। चेयरमैन PCB मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी लावा पक रहा है और इंतखाबात के हवाले से मैदान में उतरे नए खिलाड़ी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देने लगी है। ये मामला क्या है, आगाज़ इसी से करते हैं। सदीक जान हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। सैयद मुजम्मिल शाह भी मेरे साथ हैं। अच्छा जी, मुझे बताया जरा PDM की लड़ाई से हम आगाज़ करेंगे। अच्छा चले, पहली बात ये जो हम कर रहे हैं जिन्हीं PDM में जो इस वक्त फूट पड़ी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो कि करीबी रिश्तेदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उनके हवाले से पहले आया कि अवामी नेशनल पार्टी ने खदशात का इज़हार किया, फिर पीपल्स पार्टी के भी थे, लेकिन अब तो नून लीग के आ गए। तो सदीक जान, ये तो अब सेमिनार्स तक बात पहुँच गई है और मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखा कि जिसमें मकामी लीडर नून लीग के कह रहे हैं, जबकि स्टेज पे एहसन इकबाल साहब अमीर मकाम बैठे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं जब कहते हैं जी आपने क्या किया, ये देखें यहाँ पर बर्बादी हो रही है। इसी तरह सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और सलीम साफ़ी साहब शायद उन लोगों में से हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू कर चुके। उन्होंने ट्वीट किया कि जी मैंने 24 घंटे गुजारे हैं साफ़ियों से, कारोबारी हज़रात से, सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से, जिनसे भी मिला। वो कहते हैं कि जी मैं ये आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूँ यकीन के साथ कि इससे ज़्यादा करप्शन नहीं थी, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इस वक्त हालात है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत में। जी सदीक जान को आवाज़ आ रही? अच्छा मुजम्मिल, इसी पर आपका कमेंट। सॉरी, मुझे ये था कि शायद आप मुजम्मिल साहब से सवाल पूछ रहे हैं। जी सदीक, आप जी बताइएगा। देखें, ये बिल्कुल अब इनकी आपस की लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। अगर शॉट है हमारे पास तो वो ज़रा शॉट भी चलाइएगा और उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन आपने शुरू में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट उठाया था गूगल वाला, तो मैं ज़रा मुजम्मिल साहब से पूछना चाहता हूँ। आपने जो बात की नहीं सकता कि हम वो फिर चलाएं ना, क्योंकि आपने कहा है तो हम आपको आसमा अरबाब आलमगीर पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनका पहले आपको शॉर्ट सुनवा देते हैं। यानी एक छोटा सा क्लिप है कि वो क्या कह रही हैं, ज़रा देखिए। ये जी गवर्नर साहब ने दुकान लगाई हुई है। जी सदीक, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि नून लीग की तरफ से भी यही बात आई थी जब नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने पार्टी की क़यादत से मुतालबा किया था कि गवर्नर जो KP के हैं उनको हटाया जाए। और जो नून लीग के सूबाई रहनुमा हैं इख्तियार वली, उन्होंने कहा था कि हमारे सूबे में जो है वो गवर्नर राज नाफिज है। और इन्होंने जो है वो जो ये गुलाम अली हैं, इनके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त जो है वो बातें की थी। उन्होंने कहा कि जो इक़्तिदार के मज़े जो हैं वो इत्तेहादी लूट रहे हैं और हमारे जो कारकुन हैं वो सिर्फ मुँह देख रहे हैं। तो इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी की भी एक रहनुमा थी, उन्होंने भी मुतालबा किया था कि उन्होंने भी कहा था कि इनको ओहदे से हटाया जाए। तो लगता यह है कि महाज पूरा खुल गया। देखें, असल में बात यह है, एक तो क्योंकि अभी हुकूमत ख़त्म होने के दिन करीब आ रहे हैं, तो वैसे ही इन्होंने लड़ाई करनी है ये दिखाने के लिए कि ये एक दूसरे की अपोजिशन है। इन्होंने दिखाना है कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं
ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, ये फिक्स मैच भी हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन असल बात वही है कि जो मैंने पहले कही थी कि मसला लड़ाई होती है अवाम इशू पर नहीं होती। लड़ाई होती है अब होगा ये जब आप इसकी तहकीक करेंगे, पता चलेगा कि कोई ना कोई ओहदा होगा, किसी और को देने का कहा गया होगा, किसी और को दे दिया गया होगा, नौकरियों के ऊपर लड़ाई होगी, जाती मफाद के ऊपर लड़ाई होगी, कोई अवामी इशू के ऊपर जो है वो लड़ाई नहीं होगी। तो ये इनके मसाइल हैं, इनका कोई अवामी इशू नहीं है। तो बाकी इस पे भी मुजम्मिल साहब से पूछें, लेकिन मेरा सवाल था मुजम्मिल साहब से कि जो कुछ ये गूगल ने किया है तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं गूगल के खिलाफ इस हवाले से? ये तो बिल्कुल इस पर हमने बात करी। चले ये बड़ा अच्छा आपने कहा, पहले इस पर कर लेते हैं मुजम्मिल कि ये यानी इंटरनेशनली शायद ये देखा जा रहा होता है कि मुल्क तो इसी तरह चलते हैं कि ये अब टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन उसको गूगल को भी ये समझ बाद में आई कि हो ये मुल्क निराला है, यहाँ अगर आइन में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा। तो लिहाजा फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि ये तो हमने नहीं, वो सदीक को खदशा ये है कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि ये भी तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहने वाला मैं इस बार। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग मिस्टेक कह रहे हैं इसको, कुछ कह रहे हैं दानिस्ता तौर पे याददाश्त एक पाकिस्तान की रिफ़्रेश करवाई है उन्होंने कि 13 अगस्त को जनाब इलेक्शन जो है ना वो मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बलियों की, तो उसके बाद कुछ सोच लें इलेक्शन का। और चंद घंटों बाद जब लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू किया और कुछ लोगों को लगा कि मजाक के तौर पर ये सब हुआ है, तो उसके बाद इसको रिमूव कर दिया। लेकिन शुक्र है झंडा ऊपर पाकिस्तान का था, वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का नहीं था जो गूगल ने यूज़ किया। बहरहाल इसके अलावा जो केपी के अंदर बात हो रही है ये बड़ी हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम में जो दो सेंट्रल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो दोनों इस मामले पे एक पेज पर ही हैं। अभी जो शॉट आपने चलाया आसमा अरबाब साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े इन्होंने, वो कह रही हैं कब्ज़ा माफिया है, वो कह रही हैं कि अपने रिश्तेदारों को नवाजने की फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है। तो फिर ये सारा कुछ होने के बाद किसकी बेस पे गवर्नर साहब वहाँ पर रूल करेंगे, लेजिटिमेसी क्या होगी, इसका तो इल्म नहीं है। वैसे तो विफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर और गैर सियासी पोस्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में हमें मालूम है कि बेशक वो सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर हों, पॉलिटिक्स में अच्छे खासे इंडल्ज भी करते हैं और साथ साथ सियासी एक्टिविटी भी करते हैं, और पार्टियां उनको अपने नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब करती हैं, जो कि होना वैसे नहीं चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली सारे मुल्क की सियासत, बेशक वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख लें, बाकी पार्टियों के देख लें, या इलेक्शन की तारीख के ऐलानात देख लें, हर एक का फोकस पंजाब होता है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में प्रेफरेंस किसी की नहीं है कि इलेक्शन पे बात हो जाए, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी फंक्शनल गवर्नमेंट बने जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जहाँ पर टेररिज्म का मसला है, जहाँ नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं है, जहाँ पर रिसर्जेंस हो रही है तालिबान की। तो उस जगह पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, ना वो नेशनल डिबेट का हिस्सा बनता है। तो हर किसी को तख्ते लाहौर की पड़ी है, इसलिए जो वहाँ पर हो रहा है इस पर ताजुब तो नहीं होना चाहिए उसके बाद कि अपनी पार्टियाँ इल्ज़ाम लगा रही हैं तब भी कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं आ रही। अच्छा, अब ये सदीक जो आपने बात की ये गूगल वाली, तो उसमें देखें कि हमारे मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या पाकिस्तान के बारे में देखा जाएगा। ये तो एक मजाक है ना कि अब हम माने ना माने, लेकिन सबसे बड़ा इंजन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गूगल को, वहाँ लोग देखते हैं कोई भी चीज़ सर्च की जाती है तो वहाँ पर जब ये बात लिखी जा रही होगी, कही जा रही होगी, तो उसके बारे में भी उनको बाद में पता लगेगा अच्छा ये गलती से तो नहीं कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो ये तो जो असल में ये जो हम आपस में लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये असल में अदम इस्तेहकाम है। और इसकी वजह यह है कि अच्छा इलेक्शन होने या नहीं होने, आगे हमने क्या करना है, कब होना है, ये सब इसकी वजह से। या उसकी बुनियाद अगर हम देख लें तो आइन से जब हम हटे हैं तो हमने सब चीज़ें तबाह कर दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें इस वक्त चैलेंज जो है वो ना तो पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें कोई सियासी जमात है, ना ही कोई सियासी रहनुमा है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत है, पाकिस्तान के हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कोई नहीं देख रहा इस वक्त। उसामा साहब अगर आप जाएँ, ये मुझे नहीं, लाहौर का नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप जाएँ जो हमारे दूर के ज़रा डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। और अभी तो ये चलें बारिशों का एक और जो है वो एक शुरू हुआ, सीज़न शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले दरमियान में 3-4 दिन ऐसे थे कि क़यामत खेज़ गर्मी थी और तबाहकुन जो है वो लोड शेडिंग थी। और ऐसी लोड शेडिंग हो रही है कि आप पीपल्स पार्टी का दौर भूल जाएंगे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में लोड शेडिंग थी। अब इस सारी सूरत हाल में बात यह है कि लोड शेडिंग है, रोज़गार है नहीं। और आपने कल एप्टमा का देख लिया कि एप्टमा ने जो बताया है कि 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 70-75 लाख जो स्किलफुल जो हमारी लेबर थी, जो हमारे लोग थे, वो बेरोज़गार हो गए। अब मुझे बताएं जिस मुल्क में 70 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएं, उस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल होगी। करोड़ों लोग जो हैं, अब वो 70 लाख लोग नहीं थे, वो 70 लाख के देखें एक शख्स के साथ कितने लोग जुड़े हुए होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हुकूमत की कोई इस पर तवज्जो नहीं है। हुकूमत अभी
आप देखेंगे अब इस पे लड़ाई शुरू हो जाएगी कि निगरान सेटअप के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान काबीना कौन होगी, कौन क्या होगा, किसके पास कितना हिस्सा होगा, इन किसी पे लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। कोई एक लड़ाई इनकी अवामी इशू पे ना हुई है, ना अवामी इशू पर होगी, ना इन्होंने अवाम को रिलीज दिया है, ना ये अवाम को रिलीज देंगे। और मुझे लगता है कि जब निगरान सेटअप आएगा तो उसमें हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ना तो उन्होंने वोट लेने हैं, ना उनको कोई वोटों की फिक्र होगी, ना उनको एहतसाब की फिक्र होगी। एहतसाब के चैप्टर वैसे क्लोज हो गया, तो मुझे तो आगे हालात जो है वो जो मौजूदा हालात हैं इससे ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। अच्छा, अब मुज़म्मिल जो मईशत की अगर हम बात करें, अब तो ये है कि चूँकि माशी तौर पर वो इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है, एक आम आदमी को तो अपने रोज़गार का होता है, अपने घर का होता है, लेकिन चूँकि बतौर जर्नलिस्ट हमारा फ़र्ज़ है कि उनको बताएं कि इस वक्त हालात क्या हैं और उन तक वो आ रहे हैं। लेकिन हमें तो बताना है ना कि आज जिस तरह आइन की बात करते हैं, हर शख्स ने आइन पढ़ा नहीं है, ना उसकी समझ है, लेकिन वहाँ से ख़राबी जब होती है तो हर इंसान की ज़िंदगी तक जाती है। ये वो बात नहीं रही, वो पुरानी बात कि ये जी आइन क्या है, तो कागज़ का टुकड़ा है, इसको फेंक दिया। नहीं जनाब, इसी से आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। यही रियासत को चलनी है, उसके मुताबिक चलनी है। ये एक मुआहिदा है आपका और रियासत के दरमियान। इसी तरह मईशत के हवाले से आप देखिए कि पता नहीं क्यों कितना बेवकूफ़ समझते हैं ये सब लोगों को कि जी वो हमने तो पूरी शराइत कर दी हैं, कोई एक भी बाकी नहीं है, हमने तो उनसे बजट भी शेयर कर दिया। अब IMF कह रहा है कि जनाब ये आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दी, आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और बढ़ा देते, लेकिन ये जो आप बाकी काम कर रहे हैं ये किस तरह बता रहे हैं जी, टैक्स आप इस तरह इकट्ठा कर लेंगे, ये सब कैसे। हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं कि अशिया खनोश की कीमतें 53% तक बढ़ सकती हैं, ये होने जा रहा है। फिर ये जो कहा कि जी जियोपॉलिटिकल कह दिया इसहाक डार साहब ने, वहाँ पर माहिर माशियात माहिरीन जो हैं वो बात करके वो कह रहे हैं, जो कंसर्न लोग उनसे बात की वो कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है आपकी। तो फिर ये जियोपॉलिटिकल बीच में ले आना, हमने उनसे शेयर कर दिया है, हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं, ये सब किसको धोखा देते हैं? देखें, इस पे तो मैं उज़ैर यूनुस साहब को सुन रहा था, वाशिंगटन में ही होते हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट मैंने काउंटर चेक की है, क्योंकि वो भी थिंक टैंक से एसोसिएटेड रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है अमेरिकन ने। इनफैक्ट ये कहा है कि हम तो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको तो कोई ख़ास हम ओपिनियन कह सकते हैं, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन डार साहब ने ये डिबेट ख़त्म कर दी है कि हमने तमाम शराइत मान ली हैं या नहीं। उन्होंने ख़ुद कह दिया तमाम शराइत कोट एंड कोट नहीं मान सकते, ये आज की स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा है कि जो IT सेक्टर के हवाले से हम इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं लोगों को, उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते, ये IMF हमें नहीं बता सकता, और हर चीज़ IMF की मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ये उनका रीसेंट स्टेटमेंट है, जिसके बाद ये आइडिया हो जाता है कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना या नेक्स्ट प्रोग्राम लेना इज़ नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट एट ऑल। और वो इसीलिए कि वो ये कह रहे हैं कि जो बजट बन चुका है इसको मैंने डिफेंड करना है, IMF इसको बैक करती है या नहीं करती, इट इज़ रिगार्डलेस टू दैट। यानी अना का मसला बना लिया, वो भी कह सकते हैं। लेकिन देखें, वो ऑब्वियसली उनका जो इकोनॉमिक विजन है वो एंटी IMF है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब लोग कह रहे हैं, ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। तो नज़र यही आता है कि उनका ये कहना है कि IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, बेशक जितने भी बुरे हालात हैं। डार साहब ने पता नहीं किसकी स्टेटमेंट कोट की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि IMF ने खुद कह दिया पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अब मेरी नज़र से ये स्टेटमेंट नहीं गुजरा कि कहाँ कहा है, किसको कहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट है, अगर इस पर उनके पास सॉलिड ग्राउंड्स पर प्रूफ है तो लेकर आएँ कौम के सामने। बिल्कुल सही। आप बताएँ कौम को कि इस तरह से सियासत का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान को आलमी स्टेज पर। क्योंकि डार साहब कह रहे हैं IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान बने श्रीलंका, उसके बाद बात हो। तो वो तो एक्यूज़ कर रहे हैं एक मॉनेटरी बैंक को कि हमें डिफ़ॉल्ट करवाने में IMF का सबसे पहला किरदार है। तो डार साहब की ये स्टेटमेंट सारा डिनोट करती हैं कि वो IMF को ही ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदारी IMF पे लागू होती है, हम पे नहीं होती। सो इट्स दी अदर वे अराउंड कि पॉलिसी पूरा करना या उनकी डिमांड पूरी करना अब दूर की बात हो गई है। वो ख़ुद कह रहे हैं आपकी बात नहीं माननी, वो ख़ुद कह रहे हैं IMF हमें डुबा रहा है और IMF ही हमें डिफ़ॉल्ट देखना चाहता है। तो ये एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन लग रही है, पाकिस्तान वर्सेस IMF, जहां फॉरेन मिनिस्टर ये भी नहीं वो बता रहे हैं कि IMF क्यों चाहता है हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। वो कह रहे हैं मैं ये टीवी पे नहीं बता सकता। उनका स्टेटमेंट ये है कि मैं अब आवाम के सामने हर बात नहीं कर सकता, ये टॉप सीक्रेट है। बड़ी अच्छी बात है सिद्दीक जान कि IMF के बगैर उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि ठीक है। नज़र तो ये आ रहा है सागदार साहब का कोई प्लान भी होगा, लेकिन शायद दुनिया भर के माशी मारीन को समझ नहीं आ रही कि वो प्लान बी क्या है। और ये जो 11 माह में 40% टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का टेक्सटाइल है। हमारी एक्सपोर्ट में भी जो असल आप हमारी कमाई कह सकते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का है। रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया पाकिस्तान में टेक्सटाइल,
पाकिस्तान की आमदन का सबसे बड़ा जरिया टेक्सटाइल, 11 महीने में 40%। तो ये जो हम बात कर रहे थे गूगल वाली कि अगर हमें पता ही नहीं इलेक्शन कब होने हैं और अगर इन्होंने 1 साल और आगे ले जाना है तो 11 महीने में 40%, तो अगर 1 और साल आगे ले जाते हैं तो 100% तो बंद हो जाएगी टेक्सटाइल, सारी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सदीक देखें उसामा साहब, मैं क्योंकि इकोनॉमी का ज़ाहिर एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं हफीज़ पाशा साहब ने जो आज कहा है, क्योंकि आज जर्मनी का एक थिंक टैंक है FES, उनके ज़रिए तमाम पाकिस्तान में जो मुईशत के मसाइल हैं उसके हवाले से एक सेमिनार था, उसमें जो हफीज़ पाशा साहब ने बात की मैं वही पढ़ देता हूँ बजाय इसके कि मैं अपना कोई एनालिसिस दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये हाईलाइट होने भी चाहिए और ये लोगों तक जाने भी चाहिए कि हफीज़ पाशा साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की ज़रूरत से $16 अरब कम है, यानी $16 अरब कम है हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल मल्टीलैटरल कर्ज़े हैं, ज़्यादा कर्ज़ा उन्हीं ज़राए से हासिल किया गया, इस कर्ज़े की वापसी सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज IMF की शराइत को पूरा करना है, और उन्होंने कहा कि 9000 अरब के तरक्याती मनसूबे दहाइयों में मुकम्मल नहीं हो सके, ये मनसूबे आइंदा 18 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि PSDP माजी में GDP का 3% हुआ करती थी, अब ये 1% से भी कम है। IMF के हवाले से उनका ये कहना था कि IMF का जो बड़ा एतराज़ है वो टैक्स एमनेस्टी पर है, बिजली की सब्सिडी पर बड़ा कट लगाना IMF की बड़ी डिमांड है, और डॉलर की कीमत मार्केट में तय होना उसकी तीसरी बड़ी डिमांड है। क्योंकि डार साहब पर आपको पता है ये भी बड़ा इल्ज़ाम है कि डार साहब जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक जाली तरीके से डॉलर की कीमत को कंट्रोल करते हैं और बाद में ज़्यादा बड़ा जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है। फिर वो ये कहते हैं कि सालाना 50 अरब रुपए का सरकारी इदारों को खर्चा रोकना भी एक बड़ा मुतालबा है, और वो ये कहते हैं कि कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगी है वो बहरानी कैफियत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। साथ वो ये कहते हैं कि IMF का जो पैकेज है वो 3 नवंबर 2022 को मुकम्मल होना था। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी असासे हैं वो $14 अरब मनफी में जा चुके हैं। तो ये कहते हैं कि अभी तक वो कहते हैं कि मौका है कि 24 जून तक आप नज़रसानी करें, IMF जो बात कह रहा है उसके मुताबिक आप कर लें। तो इसके अलावा आप बता चुके हैं, ये कुछ और फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के करीब हम पहुँचे हुए हैं, खुराक में जो है वो महंगाई जो है वो 53% तक जाने का ख़तरा है, और इसकी बड़ी वजह जो है वो डॉलर की कदर में बेलगाम इजाफा है। 10 से 11% मजीद लोग सैलाब के बाइस बेरोज़गार हुए, और तो वो एक लंबी तफसील है, अगर आप इसमें जाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें ना, जो बात आपने तो सब बाइनिंग कह रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल करना, कि उनका मकसद ये था जी कंट्रोल में रहेगा, नीचे रहेगा तो हम जो बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं वो सस्ती खरीदेंगे, डॉलर जितना महंगा होगा उतनी चीज़ें महंगी आ रही होंगी, लेकिन वो भी नहीं चला क्योंकि चीज़ें फिर भी हमें महंगी लेनी पड़ रही हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट वाली बात है उसमें मैं सिर्फ खुर्रम हुसैन साहब हमारे मईशत है, उन्होंने कहा है कि ये डिफ़ॉल्ट जो कहा जा रहा है 24 में, उससे पहले हो सकता है। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। अब पता चला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला कराची, मुबारक हो अहले कराची को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुबारक दी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को आखिरकार एक इलेक्टेड मेयर मिल गया। जो पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बल्कि कई तरक्की याफ्ता नहीं भी हैं, वहाँ के बड़े शहरों में मेयर ही होते हैं जो उनको चलाते हैं। अब मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको बहुत मुबारक हो कि अगरचे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा खुद यानी बराह रास्त, लेकिन इसकी तरमीम की गई कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर भी आकर इस तरह से इलेक्शन लड़ सकता है, और फिर उनको जीत मिली है। अब इसमें मुज़म्मिल जमात इस्लामी के बहुत से एतराज़ात हैं। वो कह रहे हैं जी वो 33 लोग आए नहीं, अगर आ जाते तहरीक इंसाफ के तो और हो सकता था। जो ऑन पेपर हमारे पास मौजूद है वो यह कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब को 173 वोट मिले, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को 161 वोट मिले। अब वो PTI वाले अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, उनकी वीडियोस भी आ रही थी, हम जी किसी और के साथ नहीं जा सकते, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन अब फैक्ट ये है कि एक मेयर आ गया है और वो ये कह रहा है कि सारे मिलकर चलें। देखिए उसमें तो PTI का जो बिहेवियर है इसको तो डिफेंड वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अगर उन्होंने अनाउंस किया कि हम अलाइंस में हैं और उसके बाद अलाइंस शो नहीं की तो ये तो ऑब्वियसली बैक स्टैबिंग वाली बात है। लेकिन उसके अलावा जो रिज़ल्ट्स को ना मानना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये जो फैक्टर है, इससे नुकसान पहुंचेगा। जो आज हमने सारे फसादात होते हुए दे, लाठी चार्ज होता रहा है, कारकुनान लड़ते रहे एक दूसरे से, कराची को इस चीज़ से जो है ना वो जान छुड़ानी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। हमें ज्वाइन किया फयाजुल हसन चौहान साहब ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। फयाजुल हसन चौहान साहब, अभी ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर तरीन साहब लंदन में हैं, पीछे आप जैसे लोगों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग जिनका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, महमूद मौलवी साहब जैसे हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि जी मैंने तो कोई फ़ैसला ही नहीं किया,
इसी तरह अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसे बात यह है कि वो लोग आकर बैठे, डिनर में भी बैठे, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे, अगर वो उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब अभी हमने ज्वाइन नहीं की, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो फिर आप उनसे सवाल पूछे कि यार फिर वहाँ क्या करने गए थे, डिनर पे क्या करने गए थे। चलो डिनर की हद तक आए होते तो कहा जा सकता है यार डिनर पे कोई भी आ सकता है। खैर कोई आ तो नहीं सकता था, वही आया था कि जो अपनी विल और विश के साथ वहाँ पर बुलाया गया था। और चलो डिनर हो गया, आगे आपका आ गया जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब आप क्यों आए, तो ये आप उनसे सवाल पूछें कि क्यों जनाब आपने इस किस्म के स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये सेफ एंड सिक्योर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सोशल मीडिया भाई साहब इस वक्त एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से जो है वो पीटीआई सारी की सारी चलाई जा रही है। मैं भी 15 साल से मीडिया पर्सन हूँ और 40-44 साल से सियासी कारकुन हूँ, और 15 साल से मैं एक बड़ा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जनाब एक्टिव बंदा हूँ। वज़ीर इत्तलात 5 साल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ट्विटर पे आप जिसको आप फॉलो करेंगे आपके पास उसी की पोस्ट आती थी, लेकिन पिछले 7-8 माह से आलमी सतह पे पीटीआई को प्रमोट करने के लिए, एंटी रियासत जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको प्रमोट करने के लिए रूल्स ही चेंज कर दिए ट्विटर ने। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो मौजूद है उनके जनाब सर्वर, वहां पे एल्गोरिदम्स और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आपने नहीं भी किसी फॉलो किया हुआ, मैं अगर अपना ट्विटर खोलूंगा तो मुझे 1000 पोस्टें जनाब मेरी टाइमलाइन पे मौजूद होंगी जो प्रो। चौहान साहब ये तो कमाल है कि मतलब बड़ी रियासतें नहीं कंट्रोल कर सकें ट्विटर को, तो इस पार्टी ने कर दिया। ये बताएं, आप तो वज़ीर इत्तलात रहे, तो ये 25,000 महाना 30,000 लोगों को दिया जाता था, आप उस वक्त खामोश क्यों रहे? ये तो करोड़ों अरबों रुपया बनता है, ये तो कोई बजट शायद वज़ारत इत्तलात का इतना नहीं है। मेरे दौर में आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मुझे 2 दफ़ा वज़ारत इत्तलात से उतारा ही इसी वजह से गया था। असलान खालिद और आपका जो जबरान इलियास है जो बाहर बैठा हुआ है और गैर मुल्क की एजेंसी के हाथ का वो खास एजेंट है, उन लोगों ने 2 दफ़ा उतारा ही मुझे गया था। जो वो बेसिकली ये पीछे थे कि मैं उस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था डीजीपीआर के अंदर जिस तरह की वो चाहते थे। ये मेरे जाने के बाद चौहान साहब अभी भी है, ये 25,000 रुपया महाना जा रहा है 30,000 लोगों को, सर ये अरबों रुपया बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कि 12,000 के करीब आपके डीजीपीआर केपीके में थे, और इतने ही तकरीबन बाद में 2021-22 में आपके डीजीपीआर के अंदर पंजाब के अंदर, फिर आपके मुख्तलिफ पंजाब और कराची के और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी वो यूथ रखी हुई थी। और मुझे याद है एक दफा, आज से कोई 5-6 माह पहले की बात है, पार्टी चेयरमैन ने प्रॉपर मीटिंग के अंदर तर्जुमानों की उसको केपीके की लीडरशिप को। चलें चौहान साहब, ये तो दुनिया को फिर इस पर स्टडीज करनी चाहिए। सदीक जान का सवाल। चौहान साहब ये बताएं कि जो नुमान लंगरियाल साहब हैं और रोहन चौधरी साहब हैं वो अभी तक शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हैं, तो अभी पार्टी ने कोई फैसला किया उनके हवाले से कि वो काबीना का हिस्सा रहेंगे या वो सरकारी ओहदे छोड़ देंगे? इसके ऊपर कंसल्टेशन हो रही है और तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ते तक इसका रिजल्ट आते हैं। चौहान साहब, इस पे जिस तरह से आपने कहा कि माहाना तनख्वाहें मिल रही थी इन वर्कर्स को, तो ये जो सारी फंडिंग है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से डायरेक्ट होती थी या फ़ॉरेन फंडिंग की मद में आती है बाहर से? ये देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपके सामने इसकी पूरी डिटेल्स केपीके और पंजाब के हवाले से सारी आएगी, सारी डिटेल आएगी। उसमें जब आपकी हुकूमत थी तो आपके डीजीपीआर में सोशल मीडिया का एक रखा गया था कि हमारे होता क्या है। जो डीजीपीआर है उसमें एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, पीआईडी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो वफाक का होता है, डीजीपीआर सूबों के होते हैं। डीजीपीआर के अंदर पहले सिर्फ अखबारात और रीजनल अखबारात का हिस्सा होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा भी जनाब आपके जो एड्स होते हैं डेली बेसिस पे, जो करोड़ों रुपए के एड्स जाते हैं डेली बेसिस पे, अच्छा, उनका हिस्सा आ गया। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया का रोल डाला गया, मेरे दौर तक तो सोशल मीडिया का रोल नहीं डाला था। अच्छा, ठीक है, इन्होंने कोशिश की लेकिन उस पर मैंने कुछ चीजें तय करने की कोशिश की कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए जाए, क्योंकि सोशल मीडिया बुनियादी तौर पे सबसे आवारा, दज्जाली, शैतानी एक टूल है जिसके अंदर जनाब किसी की इज्जत
रियासत की इज्जत उछाल दो, अदारों की उछाल दो, गिरोहों की उछाल दो, किसी की जात की उछाल दो, आपको कोई पकड़ धकड़ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई आपके जनाब आइन और कानून नहीं है। मैं उस वक्त इनको कह रहा था कि पहले कुछ रूल्स, कुछ आइन, कुछ कानून सेट करें। वो चीजें इनको पसंद थी। इन्होंने जब दूसरी दफा मुझे उतारा तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा डाल दिया गया। जी ये फैज़ल चौहान साहब, आपने सुना, आप ये लॉगरिथम इन चीज़ों को समझते हैं, तो क्या आपके ख्याल है कि ये सारी बुराइयों की जड़ जिस तरह आप कह रहे हैं तो सोशल मीडिया है, तो ये आपने आते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल या करना नहीं, अगर करना है तो ये सर ये क्या हुआ कि वो महक मलिक साहबा हैं, उनका फेसबुक पेज लेकर चलाना शुरू कर दिया? सर आपको तो इसमें बताना चाहिए था कि ये कौन खातून है, उसका पेज लेने की क्या जरूरत थी? वो एक बदनामी बन गई पार्टी के लिए आते ही। इसका चलाना शुरू कर दिया जी, ये महक मलिक हैं, ये आर्टिस्ट है, उनका पेज लेकर, यानी फेसबुक पेज। किसका? वो क्रिएटर की जगह ये लिखा आ रहा है आपके ऑफिशियल पेज पे। ये सारा पीटीआई के ये जो नेगेटिव जो बेचारे लोगों के जहन आलूद किए हुए, ये सारे उनके टैक्टिक्स हैं। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ जाली है ना आपका टूल। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की जितनी ये चारों टूल्स हैं, अब ये चारों टूल्स कोई सऊदी अरब से या नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मक्का मदीना से तो नहीं डील होते ना। चौहान साहब बड़ा इफेक्टिव प्रोपेगेंडा बेशक था तहरीक इंसाफ का। जी जी, अच्छा मेरी पूरी बात सुनो। जी जी जी, आप तीनों दोस्तों की इत्तला के लिए अर्ज़ है और तीनों बाखबर है, आप तीनों को पता है कि ये जो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, ये सारे के सारे जो जितनी आपकी यहूदी ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, ये उनके टूल्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने अरब के अंदर जो इनकलाबात लाए पिछले 15 सालों में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, बादशाहत के खिलाफ, लॉलीपॉप्स दे के, सुहाने ख्वाब दिखा के, वो जब आगे इसी सोशल मीडिया के जरिए से वो लाए थे, आने के बाद वो मुल्क तबाह है, वो मुल्क टोटे टोटे हुए हैं, वहां पर फिरका वारियत, वहां पे लसानियत, सुबाइयत की बुनियाद पे मुल्क तबाह हो गए। एक मुल्क बचा सिर्फ मिस्र, क्योंकि उधर फौज मजबूत थी, वहां की फौज मजबूत और मुस्तहकम थी, वो बच गया। पाकिस्तान के अंदर भी फौज मजबूत और मुस्तहकम है। इन्होंने इसी सोशल मीडिया के जरिए से पिछले 7 साल में पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन पार्टी को इस्तेमाल करके उस फौज को जो है वो सबूताज करने की कोशिश की, जो 9 मई की सोच सामने आ गया। जी सिद्दीक जान। चौहान साहब, 7-8 माह से जो पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी, उस पार्टी का टिकट लेने के लिए आपने 1.5-2 माह पहले इतनी तगो क्यों की, अप्लाई किया और टिकट उस पार्टी का आपने लिया? ये बड़ा अच्छा सवाल सदीक जान साहब ने पूछा है। और सदीक जान साहब भी माशाल्लाह, मैं इनकी कुछ चीज़ें मेरी नज़र से गुजरती रहती हैं। हम जब आपके इन चीज़ों को जानते बूझते हुए भी पार्टी के अंदर मैं वाहिद शख्स था जो मना करता था कि फ़ौज और ISI और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ ये बातें ना करें। मेरी इसी वीडियो को लेके मुझे आज पता चला, ये आज के दिन की मुझे PTI के एक इंतहाई अहम रहनुमा ने बताया कि वो खुद साथ गया और जनाब उमर तनवीर भट्ट और वासिक तैयूब के जो GSP के ऊपर हमले में इन्वॉल्व है, जो पार्टी चेयरमैन के खासुल खास पपट यहाँ पे बने हुए थे, वो मेरी एक ऑडियो लेके गए कि मैं अपने दफ्तर में बैठा अपनी पूरी टीम को समझा रहा था कि यार ये पॉलिसी गलत है, ये जो हम इस वक्त चला रहे हैं, ये फौज के खिलाफ और ये फसाद फिल अर्ज, हकीकी आज़ादी अमेरिका से शुरू करके फौज के खिलाफ हकीकी आज़ादी शुरू किया। तो वो ऑडियो दिखाई तो उन्होंने उसकी बुनियाद पर मुझे खुडे लाइन तो खैर पहले ही लगाया हुआ था साथ से। तो वो सारी चीजें हैं जो दामे दरमे सुतने। सदीक जान साहब, मैं पार्टी के अंदर किरदार अदा करता रहा, लेकिन एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि बीइंग MPA आप जनाब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। कुछ 16 साल का ताल्लुक था, कुर्बानियां थी, मारे खाई थी, पर्चे झीले थे, जेलें काटी थी, घर तबाह किए हुए थे, खानदान तबाह किया हुआ था, कारोबार तबाह किया हुआ था, कुछ उसका मुंह था, लेकिन उसके बावजूद पूरी कोशिश की। और आखिरी जो 9 दिन थे, 2 GH2 की तरफ मार्च रखे, दोनों फयाजुल हसन चौहान ने नाकाम बनाए। मैंने वहां नहीं जाने दिया कैंट एरिया के अंदर, क्योंकि मेरा ईमान है और पूरी दुनिया का ये कहना है और औलिया का और अंबिया का कि मौत का कोई इखलाक नहीं होता, मजमे का कोई कानून नहीं होता। तो मुझे पता था ये मजमा जाएगा तो वहां पर जाके किसी छावनी के दफ्तर में किसी फौज की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेगा जो पार्टी लीडर चाहता था, वो मैंने नाकाम करवाया। लेकिन चौहान साहब बिल्कुल आपने अपनी सब नाकाम किया, लेकिन उसके बाद भी कई दिन तक फिर आपने वेट किया ना, वो तो जब आपको पता था ये होगा और ये सारा हो गया। यार बात सुनो, वो कहते हैं ना वो बाल की खाल उतारना, वो तो बड़ा आसान है, चलें ठीक, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान का झंडा लेकर मैंने आखिरी जो जूम मीटिंग शिरकत की उसमें मेरा 100% चीजें मुझे क्लियर हो गई कि यार चीजें बहुत गलत चली गई कि जब 9 मई
के वाकयात के ऊपर पार्टी लीडर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसी किस्म की माफी ठीक है और किसी किस्म का मागुर खाना आपने लबो लहजा नहीं रखना मीडिया में। दूसरी बात ये कहता है कि यार ये फौजी और भूटो वाले 9 मई से यरक गए हैं, अब सिर्फ 7 दिन की गेम रह गई है, 7 दिन में ये सारे के सारे बैकफुट पे चले जाएंगे और पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। तीसरी बात कहते हैं कि जनाब KPK के अंदर तैमूर झगड़ा और आतिफ खान, तुमने और तुम्हारी सारी टीम ने आज अभी ट्वीट करना है कि हम कल से फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। भाई ये तो नीरी खाना जंगी थी, यही खाना जंगी इराक के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, उर्दन के अंदर की गई थी। अच्छा, तो मैं उस नतीजे पे पहुंच के पाकिस्तान का झंडा उठाया और जाते जाते भी पार्टी लीडर का नारा लगाया, उसको बता गया कि इस पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है, पाकिस्तान ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल चौहान साहब, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उसमें पहली बात तो ये होती है कि अभी विजन नहीं है, अभी आइन नहीं बना, अभी मंशूर नहीं बना, और आगे जाकर इलेक्शन अगर सर पे खड़े हैं, ये फैसला अब तक नहीं हुआ कि नून लीग के साथ जाना है नहीं जाना, तो वोटर को क्लैरिफाई ये कब हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या इस पार्टी की? पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम। दूसरी चीज़, पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि हमने फसाद फिल अर्ज की सियासत नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अक़दस है कि फसाद फिल अर्ज कुफर से बदतर है, और तमाम सहाबा इकराम, तमाम औलिया, तमाम चारों आइमा इकराम, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, सबका ईमान है, सबका मुतफिका जनाब ये जिसे कहते हैं ना कि ये फतवा है, और हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कि फसाद फिल अर्ज वो कुफर से बदतर है। हमने फसाद फिल अर्ज सियासत के नाम पे नहीं करना, हमने टकराव की पॉलिसी नहीं करनी, हमने मुखालिफ जनाब आपके जो शख्सियात है पार्टी की जनाब लीडरशिप है उनके लिए ओए तोए की सियासत नहीं करनी, उनके निक नेम्स की सियासत नहीं करनी। हमने जिसे कहते हैं ना कि बिलो द बेल्ट अपने तर्जमानों को पुशअप नहीं करना कि आप दूसरे को हर खूबी को खामी करार दें और अपनी हर खामी को खूबी बना के सोशल मीडिया पे जनाब वायरल करें। चौहान साहब, यही वजह तारड़ साहब भी अब बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में, हुकूमत भी, PDM में जितने लोग हैं बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं इस नई जमात को। लेकिन आपने जिस तरह कह चुके हैं कि जी सबसे बड़े मुनाफिक तो फवाद चौधरी थे, फिर आपका दाखिला बंद करने वालों में फवाद चौधरी भी शामिल थे, अब वो फिर पार्टी में आ गए हैं, तो क्या अब भी लोग जो गलत मशवरे देते रहे इमरान खान साहब को, जो आएगा तो वो वेलकम है आपके साथ? मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ उसामा भाई, मैंने 16 साल अपने ऊपर होने वाली बेतहाशा ज्यादतियों के बावजूद कभी भी मीडिया और पब्लिक के अंदर ये चीज़ नहीं आने दी थी। मेरा एक असूल है कि या आप हो या आप नहीं हो। जब आप हो तो हर किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करो और एक डिसिप्लिन के साथ चलो। मैं अपनी फैमिली के सब आर्मी मैन को ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे से बड़ा मैं आर्मी मैन हूँ डिसिप्लिन के हवाले से। तो एक डिसिप्लिन का तकाजा है, अगर वो आगे हैं IPP में तो जनाब वेलकम, हम उनको जनाब सीने से लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हालात और वाक़यात और यहाँ का जो कल्चर और यहाँ का जो सर्कमस्टेंसेस है वो PTI से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ एक शख्सियत क्या जनाब के महवर के इर्द गिर्द जनाब ये सारी पार्टी में नहीं चलना। यहाँ पे सलाह मशवरे के साथ और बाकी कुछ चीज़ों के साथ जब वो चीज़ें चलेंगी और हर बंदा अपनी सलाहियत और अपनी जो पॉलिटिकल उसकी हैसियत है उसके मुताबिक जनाब अपने आप को प्रेरित रहेगा। जी चौहान साहब, ये बताएं कि तरीन साहब लंदन में मौजूद हैं, तो उनकी वहाँ मियां नवाज शरीफ सबसे को मुलाकात तय है, करेंगे या नहीं करेंगे मुलाकात? तरीन साहब अपने इलाज के लिए गए हैं और रेगुलर इलाज करवाते हैं। जो उनको बीमारी है वो आपको पता है उनको जो बीमारी है, और वो अपने इलाज के लिए गए हैं। अच्छा, अब मुलाकात का पिछले 4 दिन से ये चीज़ें 20 दफ़ा जनाब टॉक शोज में कर चुके हैं कि हमने नरगिसियत का शिकार हमारा लीडर नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर भी रहा जो वज़ीर आज़म था, तब भी जो है वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं था। चाहे मुल्क के अंदर कोरोना आए, मुल्क के अंदर सैलाब आए, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर आए, मुल्क का सर्वाइवल और सॉवरेनिटी वो बका जनाब वो लग जाए, टैग जना उसके ऊपर दाव पे लग जाए। उसने कहना था कि भाई मेरी शान में गुस्ताखी है कि मैं जरदारी के साथ बैठूं, मैं शहबाज शरीफ के साथ बैठूं, मैं दूसरे पार्लिमानी लीडर के साथ बैठूं। अच्छा, जब वो अपोजिशन में था तब भी जनाब उसकी नरगिसियत का ये आलम था। वो कहता था कि पाकिस्तान डूबता है डूबे, कोई पाकिस्तान की बका सरबुलंदी का जो मर्जी इशू आ जाए मैंने नहीं बैठना,
चाहे वो अपोजिशन लीडर है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी का वो हेड है, उसने कहा कि मैंने नहीं बैठना, मेरी वो इतनी नरगिसियत का शिकार होता था और वो आपकी सुनते नहीं थे। चौहान साहब आप उनको कहते थे कि बैठे मुल्क को आगे ले जाने के लिए, बैठेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनते थे इमरान खान साहब, जब आप कहते थे बैठे इन लोगों के साथ, ये चोर डाकू होंगे अपनी जगह, लेकिन ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं, इनके साथ बैठे बात करें, वो आपको बात नहीं करने देते, आपकी बात सुनते नहीं थे? वहां तो कोई भी नहीं सुन सकता, बात कर सकता उनके सामने। मैंने एक सिर्फ ऑडियो मैसेज भेजा था तो मुझे कोर कमेटी से निकाल दिया था। उस फयाज चौहान को कि जिसकी कुर्बानियां बच्चे को पता है 16 साल से, उस फयाज चौहान को कि जिसने पार्टी लीडर और पार्टी के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाया हुआ था, वो फयाज चौहान के जिसने पिछले 1.25 साल में नून लीग ने 2 हमले उसके ऊपर किए, एक माइनर था और एक में इंतहाई जानलेवा हमला था। वो फयाज चौहान जिसके ऊपर 8-9 पर्चे हुए, जिसने 2 दफा जेल काटी, जिसने 20 दफा हवालात काटी इस तहरीक इंसाफ की खातिर, जिसने अपना घर पर दांव पे लगाया, जिसको 25 करोड़ की ऑफर पिछले साल फरवरी के महीने में हुई, उसने जूती की नोक पे रखी। तो जनाब समझाने बतलाने वाली यह कहानी नहीं थी। सही यहाँ पे या तो जो वो बात करते थे 4 और लगा के आप कहें कि वाह जनाब लीडर साहब अल्लाह पाक तानु खुश रखे, लास्ट क्वेश्चन मक्का मदीने जनाब। चौहान साहब लास्ट क्वेश्चन जी। चौहान साहब, तहरीक इंसाफ में होते हुए आपका और फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ करता था, म्यूजिकल चेयर चल रही होती थी। अब भी वो इस पार्टी में आ गई हैं, तो उनके आने से कोई परेशानी तो नहीं है आपको कि दोबारा वो सीन रिपीट ना हो जाए? मैं मजाक में ना डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा को फुफो कहता हूँ। उस दिन डिनर में मिली ना, तो मैंने कहा फुफो मेरे ना तो जेल से आ गई है, जिथे मैं जाना उसे पीछे पीछे तो होनी है जी गुजारे जानो उसे भी, लेकिन बहरहाल मेरी ये काम खराब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने वक्त दिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमा। जनाब अब ये है कि जिस तरह चौहान साहब बता रहे थे कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी, कोई फसाद नहीं करना, तो लगता यह है कि ये पार्टी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी जितनी भी जमातें उनमें, सिवाय तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, और वहाँ से भी इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पैगामात हैं। तो देखते हैं कि किस तरफ जाने का रुझान होता है। अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि शायद अलग ही इलेक्शंस में ये हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।